इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो रिएक्ट के SRC फ़ोल्डर के बारे में और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो मेरे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें राइट कॉर्नर में आपका नाम मैं डाल दूंगा। तो अंत तक ये पूरा वीडियो देखो और सवाल का जवाब दो। जैसे ही आप आपके रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर दोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये SRC फ़ोल्डर मिल जाएगा। एक्सपांड करने के बाद आपको ये सारी फाइल्स दिखाई दे रही होंगी, app.css, app.js, apptest.js, index.css, index.js। ओके, ये सारी फाइल्स जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के क्रिएशन पे ही मिल जाती है। रिएक्ट के एप्लीकेशन में SRC ब्रेन की तरह काम करता है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको अभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक फ़ोल्डर को एक्सपांड करके देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो हम हमारी SRC के जो फ़ोल्डर हैं उसके पहली फ़ाइल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है app.css की फ़ाइल। ये app.css की फ़ाइल app.js को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके एक्सटेंशन को ही देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कास्केडिंग स्टाइल शीट की फ़ाइल है, CSS की फ़ाइल है जो कि app.js को डेकोरेट करती है। तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लिया है इसने। अगर आपको इंपोर्ट करनी है कोई फ़ाइल, अगर उसी फोल्डर में अगर वो फ़ाइल है तो ये ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो आप बाय यूजिंग इंपोर्ट। तो हम पहला सिनेरियो देखते हैं कि क्या है। डॉट ऐप करके यहाँ पर एक क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन करी है जो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करी है। app.js में देखो आपको div नाम से एक टैग मिलेगा जहाँ पर क्लास नेम इक्वल्स टू ऐप दिखाई दे रहा होगा आपको। क्लास नेम हम यहाँ पर डिफरेंट लेते हैं। रेगुलरली हम क्लास लेते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्लास नेम लेते हैं। तो ये ऐप की जो प्रॉपर्टीज़ है सारी इसको एक्वायर हो जाएंगी। तो इसी तरह बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो app.css app.js को लगा देगा। ओके, app.css के बाद हम आते हैं app.js पे। तो app.js पे आपको एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ दिख रहा होगा, तो जहाँ पर हम हेडर का कोड देख सकते हैं। तो हेडर का कोड क्या है? एक चंक ऑफ कोड जो कि रेंडर होना चाहिए हमारे पेज पे। ऐसे आप कंपोनेंट्स क्रिएट करके आपके यहाँ रख सकते हो और यहाँ पर उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो ये app.js कंपोनेंट रजिस्टर करने के लिए है। हमारी वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर GoIbibo का वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पर ये हेडर का कंपोनेंट है। ओके, उसके बाद ये अगर आप ट्रिप कोई बुक करने वाले हो तो उसके लिए कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है उन्होंने। उसके बाद ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पर एक फुटर का कंपोनेंट है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार क्रिएट किया है तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी के लिए ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये हेडर का कोड कट करो और उसमें आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिखो। H1 सेव करो और इसको रन कर दो। रन करने के बाद आपने जो भी लिखा है ना वही रेंडर होगा। देखो V1 नाम से यहाँ पर एक H1 टैग क्रिएट किया हुआ है हमने। ओके, तो यही रेंडर होगा जो भी आप यहाँ पर लिखोगे। अगर आपने कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ पर अगर बाहर कंपोनेंट की फ़ाइल क्रिएट करके यहाँ पर कंपोनेंट रजिस्टर कर दिया तो वही कंपोनेंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, जैसे V1 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये app.js जो फाइल है इसमें कोड होना ही चाहिए। अगर इसमें कोड नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका कोड रेंडर ही नहीं होगा। ये थैनोस की चुटकी बजाने जैसा है। अगर आपकी ये फ़ाइल कोई अपडेटेड नहीं है या आपके पास ये फ़ाइल ही नहीं है तो आपका कोई कंपोनेंट रेंडर ही नहीं होगा फ्रंट एंड पे। तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा आपके वेबसाइट का। ओके, तो हम हमारी नेक्स्ट फाइल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है index.css। index.css में आपको पता ही होगा कि CSS तो कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए है। तो वो आपकी ग्लोबली जो भी प्रॉपर्टीज़ है CSS की वो डिफाइन करता है। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली आपको जो भी रखनी है वो यहाँ पर रख सकते हो आप।
बॉडी का डिज़ाइन जो भी रखना है वो यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद यूएल एलआई डिज़ाइन, वो सारे डिज़ाइन यहाँ पर रख सकते हो आप। तो इसको अब हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको index.js में यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट किया है, देखो मैंने आपको इंपोर्ट का सिंटैक्स बताया था, वैसे ही इंपोर्ट करके यहाँ पर रख दिया है उसको। ओके, तो हमारी नेक्स्ट फाइल कौन सी है, index.js। तो index.js को जैसे आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आपको ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट था app.js वो यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ दिख रहा होगा आपको। इंपोर्ट उसको कैसे करते हैं, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ऐसे इसकी फ़ाइल का नाम। तो इसको .js करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद लेगा। तो यहाँ पर वो रेंडर हो जाता है। index.js का ये इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वो आपका जो भी कंपोनेंट, जो सारे कंपोनेंट्स आपने क्रिएट किए हैं उनको रेंडर करवाता है। तो यहाँ पर अगर index.js फाइल अगर नहीं होगी तो इट इज़ हैविंग अ बाइक विदाउट अ हैंडल। index.js फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखो एक आपको सिनेरियो दिख रहा होगा जहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है इन्होंने। तो आईडी क्या लिखा है, रूट लिखा है। तो अगर रूट आईडी है तो इसका एलिमेंट कहीं तो लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो कहाँ पर लिखा है वो हम देखेंगे। तो ऊपर आओ, तो पब्लिक को एक्सपांड करो और index.html को ओपन करो। index.html में सबसे नीचे div में id इक्वल्स टू रूट दिख रहा होगा आपको। इसी जगह पे वो सारा जो कोड हमारा index.js में है या app.js में है वो index.js में जाएगा, index.js में से वो index.html में जाएगा और ये मेन पेज लोड हो जाएगा वेबसाइट का। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वो है report-web-vitals.js। report-web-vitals.js स्पाई की तरह काम करती है, जो कि इंटरनली आपका परफॉर्मेंस गेज करती है। तो वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई तरीका है क्या, ये सारी चीज़ें हम डेवलपर्स ढूंढ सकते हैं। आपके पास डेटा है आपकी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है उसके लिए। तो ये स्पाई की तरह काम करता है आपकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता है। तो नेक्स्ट जो फोल्डर है हमारा वो है setup-tests.js। यहाँ पर हम ऑटोमेटेड जो टेस्ट होते हैं वो राइट करते हैं, लेकिन सही में देखा जाए तो बहुत लोग टेस्ट को इग्नोर करते हैं। तो जब भी हमारा फीचर प्रोडक्शन लाइन में जाता है उसमें कोई तो बग निकलते हैं, तो उसको फिक्स करने अगर बैठोगे आप तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उसके अलावा आप यहाँ पर टेस्ट लिख के उसको खुद ब खुद टेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। ओके, गिट इग्नोर के बारे में हमने इसके पहले भी जानकारी ली थी। गिट इग्नोर क्या करता है, जो भी आप गिट पे पुश करने वाले हो कोड, तो वो जो फाइल आपने यहाँ पर लिखी है या रजिस्टर की है यहाँ पर गिट इग्नोर में, वो सारी फाइल्स को वो इग्नोर कर देगा, तो उनको लेके नहीं जाएगा आगे। तो यही काम है गिट इग्नोर का। नेक्स्ट फाइल हमारी होने वाली है packagelog.json। packagelog.json फाइल बहुत बड़ी फाइल दिख रही होगी आपको। तो ये क्या करती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जब भी आप npm इंस्टॉल करके कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है और वो लॉक करती है कोई भी वर्जन जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी का। जिससे क्या होता है, जब भी आप कोई कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिवली कर रहे हो, तो सबको एक सेम डिपेंडेंसी जाती है और उसका पैकेज वर्जन जो होता है वो मेंटेन करता है। इसमें एडवांटेज ये है कि पैकेज के अपडेट का इशू नहीं आता है, और अगर आपको किसी और के मशीन पे आपका प्रोजेक्ट रन करना है तो वो बहुत जल्दी रन होता है। उसके बाद हमारे पास और एक फ़ाइल है पैकेज.json, जो कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं इसको, जहाँ पर आपका मेटा डेटा रखा जाता है। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मेटा डेटा यहाँ पर रखा जाता है। जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स होती है, डिपेंडेंसीज होती है, इन सब के बारे में यहाँ पर डेटा रखा जाता है। ओके, तो देखो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसका वर्जन है। उसके बाद यहाँ पर डिपेंडेंसीज जो आपने डाउनलोड की है वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। स्क्रिप्ट जो है, जैसे कि आप npm स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोजेक्ट रन होता है, तो वो ये स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है। उसके बाद बिल्ड जो है, आप अगर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो ये सारे आप एक्सप्लिसिटली आपके लिए खुद के लिए भी एक और स्क्रिप्ट आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो या लिख सकते हो। आपका प्रोडक्शन के लिए कोड गया ना, उसके लिए भी डिपेंडेंसीज यहाँ पर आप लिख सकते हो।
हमारी नेक्स्ट फाइल है readme.md। readme.md फाइल क्या करती है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, हमारे प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ होती है। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है, हाउ टू इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन, हाउ टू रन इट, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया होता है। तो जो हमारा न्यू यूज़र है, जो एप्लीकेशन को पढ़ना चाहता है, वो यहाँ से देख के सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकता है एंड इंस्टॉल कर सकता है अपने पीसी पे। तो ये प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। यहाँ पर 3 चीज़ें और रह गई है जो कि होने वाली है कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज। अगर आपको कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाना है, यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट्स बनाओगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा या वो रीयूजेबिलिटी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करो SRC में, न्यू फोल्डर करो और उसको कंपोनेंट नाम दो। ओके, कंपोनेंट में आप राइट क्लिक करके और कंपोनेंट्स बना सकते हो, न्यू फाइल करके, न्यू फाइल करके यहाँ पर न्यू कंपोनेंट्स बना सकते हो। ये कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाओगे तो उसको आप यूज़ कर सकते हो इसमें, तो उसका टैग यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो ये रीयूजेबल हो जाएगा कंपोनेंट्स बनाने के बाद। ओके, तो उसके बाद आती है सर्विसेज। तो फोल्डर क्रिएट करो, सर्विसेज क्या करती है, हमारे नेटवर्क कॉल के लिए हमें मदद करती है। हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो स्टैटिक एप्लीकेशन नहीं होता, तो हमें प्रॉपरली एक बैकएंड डेवलप करना पड़ता है। बैकएंड पे जो भी APIs कॉल होने वाले हैं वो यहाँ पे कॉल होने वाले हैं सर्विसेज पे, तो यहाँ से वो डेटा लेके आने वाले हैं और आपके कंपोनेंट्स में एम्बेड करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास होती है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटी क्या करता है, एडिशनल जो फंक्शन हम बना रहे हैं, जो हम रेगुलरली बाद में यूज़ करने वाले हैं, तो एडिशनल फंक्शंस हम यहाँ पर बना सकते हैं और उसको सर्विसेज में या कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यही है कि हम कैसे सारे फोल्डर्स का यूज़ करके या SRC का यूज़ करके हम अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसीज इन द package.json फाइल एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट।